बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में नया मोड़ सामने आ गया। एतमाद के वोट के मामले पर PMLQ और PTI के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट देने से साफ इनकार किया है और वो कहते हैं कि गवर्नर पंजाब का हुक्म गैर कानूनी है और एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने PTI को शटअप कॉल देते हुए ये खबरदार किया है कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान से गुरेज किया जाए। अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत काम करती तो ये दिन ना देखने पड़ते। दूसरी जानिब एतमाद के वोट के मामले पर इमरान खान और गवर्नर पंजाब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। इमरान खान हर सूरत 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने के लिए सरगर्म है। वो खुद नाराज़ अरकान से राब्ते भी कर रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ तहरीक इंसाफ का प्लान बी भी सामने आया है कि अगर एतमाद के वोट या असम्बली टूटने में ताख़ीर हुई तो PTI अरकान पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे। परवेज़ इलाही के बयान पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि एतमाद का वोट आईनी तकाजा है, वज़ीर आला पंजाब को ज़रूर लेना पड़ेगा। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब किया है, लेकिन एतमाद के वोट का मामला एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। एक्सपर्ट से हमारा सवाल ये होगा कि एतमाद के वोट के मामले पर PMLQ और PTI में इख्तिलाफात असल कहानी है क्या, और क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकेंगे या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सलमान आबिद साहब और इस्माइल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल तालिब साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने अब साफ इनकार कर दिया है कि गवर्नर पंजाब ने जो हुक्म दिया है वो गैर कानूनी है, इसलिए मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा, लेकिन इमरान खान साहब डटे हैं। वो कहते हैं कि वोट लेना पड़ेगा एतमाद का। प्लान बी भी उन्होंने तैयार कर लिया है इस्तीफ़ों की शक्ल में। तो आपको लग क्या रहा है कि ये इख्तिलाफात की कहानी क्या है, और आपको लगता है कि पंजाब असम्बली से अब PTI इस्तीफ़े देगी या असम्बली टूटेगी? क्या सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? देखिए, एक अमूमी राय तो इस वक्त जो निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि शायद नंबर गेम में कुछ मसला है और मुस्लिम लीग काफ और PTI के पास वो नंबर नहीं है जो एतमाद का वोट लेने के लिए दरकार है। और कुछ लोगों ने तो बराह रास्त TV पर आकर कह भी दिया है कि वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब जो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और वो हर सूरत में चाहते हैं कि एतमाद का वोट लेके असम्बली को तहलील किया जाए, और मूनस इलाही ने और परवेज़ इलाही ने कुछ इसी किस्म का एतमाद इमरान खान को दिया था कि हम एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली को तहलील कर देंगे। लेकिन अब नई सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है एतमाद का वोट लेने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नंबर गेम्स कुछ पूरे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर इमरान खान ने भी एक ज़ोरदार छिक्का मारा है और उनके बकौल अगर एतमाद का वोट ना लिया गया और असम्बली को तहलील ना किया गया, और जैसे आपने कहा कि पंजाब असम्बली से हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तो इसका मतलब है कि जो बुरहान है वो क्रिएट दोबारा किया जा सकता है। अब मसला यह है कि ये मामला क्योंकि कोर्ट में है, अगर परवेज़ इलाही साहब इनकार कर रहे हैं कि वो इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो ये डिटरमिन तो कोर्ट ने करना है कि, क्योंकि वहाँ जो आपको याद होगा कि जो उनके वकील थे अपना SM ज़फ़र साहब के बेटे जो हैं, उन्होंने वहाँ पर ये यकीन दहानी करवाई थी कि अगर असम्बली को तहलील करना मकसूद हुआ तो पहले वो इत्तेमाद का वोट लेंगे। तो अब मामला कोर्ट के अंदर भी है, कोर्ट किस तरह से उसको लेके चलती है अली ज़फ़र साहब के मौक़िफ़ के बकौल कि वो इत्तेमाद का पहले वोट लेंगे फिर असम्बली तहलील करेंगे, या वो इत्तेमाद का वोट लेने से इनकारी हैं क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं है। तो दूसरी सूरत में अब मैं समझता हूँ कि ये गेम एक ऐसी जगह पर आ गई है जहां चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ऑप्शन बड़े महदूद हो गए हैं। यानी या तो उन्हें इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा जैसे कल उन्होंने ट्वीट किया है, या फिर उन्हें एक मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान भी काफ़ी डाउट हैं और वो देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो बात हमें आके करते हैं उसके मुकाबले में अमलन कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से कुछ डेफिसिट भी हमें नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिन के अंदर बयानबाजी के कॉन्टेक्स्ट में। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी हम इनको पर नज़र रखें कहीं ये दूसरा रास्ता इख्तियार ना कर लें। तो ये अब परवेज़ इलाही साहब को तय करना है और मूनस इलाही को तय करना है कि अगर उन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स में इमरान खान के साथ चलना है तो फिर इमरान खान के एजेंडे के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। लेकिन अगर वो अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना हो किसी भी सूरत में, तो फिर उनके पास रास्ता सिवाय इसके कोई नहीं है कि वो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी PDM के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन मुझे भी उसके इम्कानात नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पंजाब का बुरहान आने वाले दिनों में बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
آپ یہ دیکھیے گا کہ بحران بڑھے گا, یہ لیگل طریقے سے بھی بڑھے گا اور پولیٹیکلی بھی بڑھے گا, زیادہ انتشار ہمیں دیکھنے کو ملے گا. جی امتیاز گل صاحب, آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں؟ جس طرح سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے پاس آپشن محدود ہی ہیں, یا تو پھر وہ اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے, دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن ابھی جو اختلافات کی کہانی سامنے آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سچ ہے؟ کیونکہ اگر ٹویٹس دیکھی جائیں پرویز الہی صاحب کی تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بڑا کوئی لیڈر نہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. کیا آپ کا اس پہ تجزیہ ہے؟ جی امتیاز گل صاحب. امتیاز گل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, آڈیو ایشو ہوگا. افضال طالب صاحب, ظاہر ہے آپ کا تو یہ ڈومین بھی ہے, رپورٹنگ بھی آپ کرتے ہیں, کیا کہانی اندر کی ہے؟ کیا واقعی یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں یہ سچ ہے؟ افضال طالب. دیکھیں جی بالکل, چونکہ اب پنجاب میں جو ہے سیاسی بحران جو ہے وہ مزید جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جائے گا. اس ٹائم صورتحال جو بالکل ٹھیک کہا عثمان صاحب نے, عابد صاحب نے, کہ اب سلمان عابد صاحب نے, کہ چونکہ اب یہ سارا معاملہ کورٹ میں ہے. چودھری پرویز الہی بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرتے ہیں. لیکن مجھے جو صورتحال لگ رہی ہے کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سارا معاملہ جو ہے عدالت میں ہے, اور عدالت میں جو ایک موقف اختیار کیا گیا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ چونکہ جو گورنر نے فیصلہ کیا ہے وہ پازیٹیو ہے, اور غلط ہے یا غیر قانونی ہے یا صحیح ہے, تو اس پہ تو کورٹ نے پھر ان سے آرگومنٹس کیا کہ چونکہ آپ جو ہے اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کریں گے, اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں گے. تو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو ہے پنجاب اسمبلی کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا, اس میں تو ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اور چودھری پرویز الہی کچھ 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں گورنر پنجاب کے تمام فیصلے غیر قانونی ہیں. تو لہٰذا وہ تو اجلاس نہیں, لہٰذا تمام فوکس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی جو ہے وہ عدالت عالیہ کے رحم و کرم پر ہے کہ عدالت عالیہ اس وقت زیارتی کو کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا وہ, میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے کہ بینچ بھی ٹوٹ سکتا ہے, پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہو جائے. تو جب اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی تو پھر یہ معاملہ یہیں ہوگا, اس کے آگے چلے گا. دوسری سب سے بڑی بات جو آپ نے کی, اگر اعتماد کے ووٹ لینے کے حوالے سے اوبیسلی جو طریقہ انصاف کے جو بڑے مخلص عمران خان کے ساتھ دڑے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو بد اعتمادی کی جو فضا اس ٹائم بن چکی ہے, اس میں جو ہے وہ چیئرمین عمران خان نے جو موقع اختیار کیا کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ہم جو ہے استعفے دے دیں گے. اگر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کے لیے خاصی مشکل دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میمونہ وحید نے تو آلریڈی جو ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے انکار کر دیا, اس کے ساتھ اتحاد بین المسلم میں انہوں نے بھی انکار کر دیا. اتفاق ہو گیا. سابق ڈپٹی اسپیکر سردار مزاری جو ہیں جن کے ساتھ اختلاف ہوا تھا وہ تو آلریڈی وہ پہلے نہیں دیں گے. اس طرح رحیم خان سے جو ہے چودھری مسعود صاحب وہ پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں. ان کی اپنی ایک ممبر جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہے میمونہ. تو اس تمام صورتحال میں 190 ووٹس ہیں, جن میں 5 تو ووٹ تو ہیں ہی نہیں, اور کچھ اطلاعات آ رہی ہیں 1-2 مزید جا سکتے ہیں. اس ساری صورتحال میں چودھری پرویز الہی کے لیے اگر تو عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کھائی ہے. تو چودھری پرویز الہی کو ایک لائن لینی پڑے گی کہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے بعد سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں, تو ایک چودھری پرویز الہی کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان تھا, یہ بہت بڑا تھا ان کا. اب اس بات پہ وہ عدالیت, میں سمجھتا ہوں عدالت عالیہ کی طرف سے جو احکامات جاری ہوں گے, اس کے بعد چودھری پرویز الہی جو ہے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ انہوں نے ایک ہارٹ لائن لینی ہے. چودھری پرویز الہی نے مونس الہی کے جو عمران خان کے بالکل ساتھ چلیں گے یا وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, یہ عدالت فیصلے پہ منحصر ہے. جی امتیاز گل صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کو؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ اختلافات کی خبریں بھی ہیں, ظاہر ہے نمبرز گیم کا بھی ایشو ہے. آپ کیا تجزیہ کریں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے چودھری پرویز الہی صاحب ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں. ان کو ایک طرف بڑا خیال ہے اپنے گھرانے کے پرانے تعلقات کا راولپنڈی کے ساتھ, اور دوسری طرف وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے پر مونس الہی کا مستقبل شاید عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اس جو بڑی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کا مستقبل کوئی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. ان کو مختلف لیگل چیلنجوں کا سامنا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں. اور وہ ایک طرف عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اس منصوبے کو ناکام بنانے کی بظاہر کوشش کر رہے ہیں جو عمران خان نے
वज़ा कर रखा है। इसीलिए इमरान खान ने बड़े वाज़े दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि अगर ये एतमाद का वोट नहीं भी लेते तो फिर हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, क्योंकि इमरान खान को भी ये लग रहा है कि जो पूरा स्टेटस को, यानी जो मौजूदा निज़ाम है सिविल मिलिट्री अशराफिया पे मुश्तमिल, वो सारा उनके खिलाफ है। उस वजह से वो खुद को तनहा महसूस करते और उसमें मेरा ख्याल है अपनी इसी में बेहतरी समझते हैं कि वो फिर असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। दूसरी बड़ी बात जो है वो शायद ये है कि ये तमाम तर खेल हो सकता है धरे के धरे रह जाएं, क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि आइंदा 2 महीने के अंदर, आइंदा 10 हफ्ते के अंदर तकरीबन शायद अबूरी हुकूमत आ जाए, निगरान हुकूमत आ जाए और उसके बाद जुलाई में इंतखाबात हो जाएं। तो अगर इस तरह का है तो फिर ये सारी बातें बेमानी होकर रह जाएंगी कि एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना। अलबत्ता चौधरी परवेज इलाही को जिस दोराहे पे खड़े हैं, एक वाज़ेह फैसला लेना होगा कि या तो अपनी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पुरानी दोस्ती निभाएंगे, उसका भरम रखेंगे, या फिर इस वक्त जो लहर चली हुई है और फिर जिसके साथ उनके बेटे का मुस्तकबिल वाबस्ता है उसके साथ चलना चाहते हैं। सही। तो इस्माइल कासिम साहब, इसका मतलब आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम का साथ दे सकते हैं अगर एतमाद का वोट, जैसे नंबर गेम भी नहीं है और वो लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का साथ दें, लेकिन ज़ाहिर है बयानात पर तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत अजीम लीडर हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आपका तज़िया है कि ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इम्तियाज़ गुल साहब ने ना बिल्कुल इसको परफेक्टली समराइज़ किया है। कोई इख्तलाफात नहीं है परवेज़ इलाही साहब के इमरान खान साहब से, कोई ज़ाती कुछ भी उनको डिफरेंसेस नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने क्या लाइन दी है। इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ये सिंपल सी है कि खान साहब नहीं आ रहे, माइनस खान साहब फार्मूला, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आ जाए, मुल्क डूब जाए, खान साहब की कोई जगह नहीं है। तो जब खान साहब जो भी बयान देते हैं या खान साहब की जो भी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट परवेज़ इलाही साहब को जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। बट एट द सेम टाइम उनके जो बेटे मोनिस इलाही साहब, उनका फ्यूचर जो सियासी मुस्तकबिल है वो खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे फंस के रह जाते हैं। कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है। मैं खान साहब की पॉलिसी की दूसरी बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो हम इस्तीफे दे देंगे। आई डिसएग्री विद दैट। वो गलत पॉलिसी है। आपने नेशनल असम्बली के अंदर ये एक बार करके देख लिया कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप यहाँ के अंदर दोबारा से पंजाब जैसे सूबे के अंदर कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, तो आप पंजाब पूरा प्लेट में रख के दे देंगे, और जो वो लोग करना चाह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है, जो पीडीएम करना चाह रही है, उनको ईजी रोड मैप मिल जाएगा, खाली सड़क मिल जाएगी जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ गाड़ी दौड़ानी है, उसके अंदर खान साहब की कोई जगह नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल ही खान साहब को गलत सोच है, मशवरा दिया जा रहा है, या खान साहब अगर एग्री कर रहे हैं तो आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट। इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। अगर आपने इस्तीफे दे दिए तो अंडरस्टैंड करें कि पंजाब के अंदर पीटीआई हमेशा के लिए ख़त्म होगी। खान साहब को माइनस करने का फार्मूला के ऊपर वो लगे हुए हैं। सादी सी चीज़ है, अगर जहाँ तक हम एतमाद के वोट की भी लेते हैं तो ये तो सबने मेंशन कर दिया और वो ऑब्वियस है कि नंबर्स गेम का फैक्टर है, लेकिन आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। देखें, अंडरस्टैंड करते हैं कि नैरेटिव आप बिल्ड करने में बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नैरेटिव की हद तक रहना चाहिए था। असेंबलियाँ डिसॉल्व करना कभी भी मकसद नहीं था। असेंबलियाँ डिसॉल्व आप होने दे भी नहीं सकते थे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दे सकती थी। तो इसको आप नैरेटिव की हद तक रखते हैं, उसके आप अंदर ही घुसते जा रहे हैं। और अगर आप देख लें एतमाद की, अगर मैं वोट की बात करूं तो वो बड़ा अजीब एक अदालती मामला बना हुआ है। उसके अंदर उनको फिर टाइम मिलता जाएगा, फिर दोबारा से इलेक्शन कमीशन हो सकता है उसके ऊपर, वो अगर आप इस्तीफे भी दे देते हैं वो उसके ऊपर नोटिस ले लें, इशू बना दें कि हमने तो अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन करवाना था, आपने क्यों करवा दिया, तो फिर ये लिटिगेशन का मामला बन जाएगा और ये फिर लटकता जाएगा। तो जो इमीडिएट आपके पॉलिटिकल प्लान्स है वो सारे पीछे रह जाएंगे। तो स्मार्टली खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा पॉलिसी के अंदर। जी बहरहाल जी, इस वक्त जो पंजाब में एक तख्त इक़्तिदार की जंग है उसमें यही लग रहा है कि आईनी, कानूनी और सियासी बहरान पैदा हो सकता है एक बार फिर, और अब सबके अपने अपने मफादात हैं। और इस सारे चक्कर में अगर कोई पिस रहा है, अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो एक आम आदमी है, क्योंकि महंगाई ज़ोरों पर है। और यही हमारा अगला सवाल होगा। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम सवाल ये रखेंगे, मईशत की सांसें बहाल करने के लिए असरी क़यादत सरगर्म है। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का 7 रोज़ा दौरा जारी है। ब्रदर मुल्कों से मुआशी इमदाद की कितनी उम्मीद हमें रखनी चाहिए और क्या इनसे आम आदमी के हालात बदलेंगे, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मईशत तबाहली का शिकार है, दिवालिया होने के खतरात मंडला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक कमी देखने में आ रही है और ये ज़खायर $5.5 अरब के साथ 8 साल की कम तरीन सतह पर हैं, जिस पर शदीद तशवीश भी पाई जा रही है। मईशत की सांसें बहाल रखने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत एक्टिव हो चुकी है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 4 जनवरी से अपने 7 रोज़ा पहला दौरा है उनका, जो सऊदी अरब में है और वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वो ब्रदर मुल्कों के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से रवा माह इमदादी पैकेज मिल जाएगा और मईशत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी चीन समेत दोस्त मुल्कों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि प्रोग्राम की बहाली के लिए चीन ने IMF से सिफारिश कर दी है और आइंदा 3 दिन में IMF का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल होगा, इम्तियाज़ गुल साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि आर्मी चीफ मईशत की बहाली के लिए सरगर्म हुए हैं और दोस्त मुल्कों से इमदादी पैकेज की एक उम्मीद भी की जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके दौरे को? तो आप समझते हैं कि ये जो दौरा है ये कामयाब होगा और इसके समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे? और एक मौशी माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, जब तक IMF के साथ डील नहीं होती, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने के खतरात जो मंडला रहे हैं, इससे बचने की फिर उम्मीद नहीं होगी अगर जितने भी दोस्त ममालिक मदद कर दें। तो आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं और इमदादी पैकेज मिलने के बाद हालात में बेहतरी देख रहे हैं आप? देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसके काफ़ी दोस्त हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी की भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान दिवालियापन का ऐलान करे, क्योंकि उसके फिर बहुत सारे मुज़मरात हैं, सिक्योरिटी के भी मुज़मरात बहुत हैं, और दूसरा चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को खोना नहीं चाहते हैं, दोनों के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। लिहाजा वो जो डिफ़ॉल्ट की बात है, हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम सरमाया रह गया है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो अब हम अमलन ख़र्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेफ डिपॉजिट है। दूसरी तरफ बार बार तमाम दोस्त ये इसलिए कह रहे हैं, IMF का नाम ले रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को गुज़िश्ता 22 प्रोग्राम थे, ये 23वां प्रोग्राम है, उसमें हर मरतबा उन्होंने अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफे के प्रोग्राम बताए, तरीके बताए, और ये भी कहा कि आपको ये जो मांगे के पैसे पे ज़िंदगी गुजारनी, ये जो तर्ज हुक्मरानी है, ये तब्दील करना पड़ेगा। तो इसी वजह से तमाम ममालिक की कह रहे हैं या कि आप IMF के साथ डील कर लें, फिर हम भी कुछ आपको अदा कर देंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नेंस मॉडल को देख चुकी है। अब उनको मौजूदा पाकिस्तान के निज़ाम पे एतबार नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि किसी एक ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे निज़ाम मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को पाबंद किया जाए कि ये जो 100 वज़ीरों पे मुश्तमिल जो काबीनाएं हैं, ये कमी हो। ये जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ होते हैं, 35 गाड़ियाँ एक वक्त में चल रही होती हैं, ये ख़त्म हो। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी जनरल बाजवा चीन भी गए, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब गए, और उसके नतीजे में फिर कुछ पाकिस्तान को इमदाद मिली। अब फिर बड़ी हैरानी की बात है कि 7 रोज़ के दौरे पे हमारी फ़ौज के सरबराह गए हैं। बज़ाहिर 2 मुल्कों का दौरा करना है, मेरा अपना ख्याल है कि वो गालिबन हो सकता है कि जेनीवा भी चले जाएं, क्योंकि तमाम शरीफ घराना, साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म और मुस्तकबिल की मुमकिना वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ भी जेनीवा में हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है 9 तारीख को। तो हो सकता है तमाम लोग वहाँ पे मिलें ताकि पाकिस्तान के लिए कोई मुस्तकबिल का अमल इख्तियार करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी तमाम तर सियासी क़यादत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, अपना एतमाद खो चुकी है। की वजह से बार बार फ़ौज के सरबराह को दोस्त ममालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ता है इमदाद के लिए। जी सलमान आबिद साहब, ये बात तो तय है, सियासी क़यादत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम है, चाहे वो अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, मुआशी इस पे काम ला नहीं सके। ऑल्दो कह रहे हैं कि दिवालिया होने की ये महज बातें हैं, इसहाक डार साहब भी कहते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है इमदादी पैकेज मिलने की उम्मीद है, और ये पैकेज क्या इनफ होगा यहाँ जो इस वक्त मईशत के हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए? देखिए, पहली बात तो जैसे इम्तियाज़ गुल ने भी कहा है, अगर चाहे वो जनरल बाजवा हों या मौजूदा आर्मी चीफ हों, अगर पैसे इन्होंने लेके आने हैं और इनकी बुनियाद पर और इनकी शराइत पर और इनकी बुनियाद को ज़ामत बनाकर पैसे मिलने हैं, तो फिर सवाल ये है कि ये सारा पॉलिटिकल जो बोझ हमने यहाँ पे पाला हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है? फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की क्या ज़रूरत है? फिर सियासी हुकूमत की क्या ज़रूरत है अगर जाके मामलात हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं तय करने हैं? और ये जनरल बाजवा के दौर में भी हुआ था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आपको पता है वो गए थे तो जाके पैसे लेके आए थे।
ایک سوال تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر سٹیک ہیں, اس پہ سوالیہ نشان ہیں, وہ کتنے کریڈیبل ہیں, کتنے وائبل ہیں, کتنے زیادہ میننگ فل ہیں, کتنے افیکٹو ہیں, یہ ساری باتیں یہاں پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو پیسے مل بھی جائیں, ایک وضاحت لے لیں, جب تک آئی ایم ایف کا 9th ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا اور وہاں سے آپ کے ساتھ کوئی چیز منظور نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ دوست ممالک بھی پیسے نہیں دیں گے. دوست ممالک وضاحت کر چکے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کر لیں, پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی امتیاز صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے معاملات کو, اپنی گورننس کے معاملات کو ری اسٹرکچر کریں, جس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے, کل ٹی وی ٹاک شو کے اندر جو گفتگو خواجہ آصف نے کی ہے, وہ منسٹر آف ڈیفنس ہے. ایک تو خدا کا خوف کریں پاکستان کے حکمران طبقات, جن کا جو شعبہ ہے وہ اسی شعبے میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ہر شعبہ میں اگر آپ بات کرنا شروع کر دیں گے تو معیشت کے بارے میں کہا کہ پورا ملک بند ہو جائے گا, کل انہوں نے فرما دیا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. اچھا آپ کیوں لوگوں دکانیں بند کرا رہے ہیں, آپ کا تو ڈومین ہی نہیں, آپ منسٹر آف ڈیفنس ہیں یار. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ کوئی وائبلٹی نہیں ہے نا, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. آج میں سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کی آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو اب بس پاکستان کو پیسے دینے لگے ہیں, 3 دن میں ہم آپ اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں. اس طرح سے پیسے نہیں ملیں گے, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کچھ شرائط کے اوپر آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا, جو سخت شرائط ہیں. آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی بنیاد پہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا ریلا آنے والا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, حکومت ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی جادوئی طریقے سے ہم چیزوں کو ریزالو کر لیں گے, نہیں ہوگا. ابھی آرمی چیف نے فرمایا ہے کہ جناب پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے, جو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے اور پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, اس میں سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں. اور بھائی وہ مل بیٹھنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہیں, مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیسے چیزوں کو لے کے آئیں گے؟ اور آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی کا ایشو ڈے بائی ڈے آپ کا انکریز ہو رہا ہے, اور وہ بڑا سیریس طریقے سے آ رہا ہے کہ جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ کا جو پولیٹیکل ڈیفیسٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکلائننگ میں جا رہا ہے. آپ کو جہاں توجہ دینی چاہیے وہاں توجہ نہیں ہے, یہاں حکومت بنانے میں, حکومت گرانے میں ساری توجہ ہے, اور آسائشیں اتنی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے, میں لاسٹ بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اکنامک کا بہت بڑا کرائسس ہے تو آپ کے حکمران طبقے کی حکمرانی کے نظام میں کیا سادگی آئی ہے, کیا انہوں نے کوئی چیزیں قربان کی ہیں, کیا سیکریفائز کیا ہے؟ یہ سوالات بھی تو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ اس معاشی بدحالی میں خود اپنے رویے تو ٹھیک کر لیں, خود اپنی حکمرانی کو تو سادہ کر لیں. اس پہ تو وہ تیار نہیں. وہ اس پہ تیار نہیں, وہ عام آدمی کو مشورے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں چکن نہ کھاؤ, کبھی کہتے ہیں چائے نہ پئیں, چینی نہ لیں, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ خود جو اگر اتنی بڑی جہازی سائز کی کابینہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دیگر مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسماعیل قاسم صاحب, ویسے ابھی میں ٹکٹ دیکھ رہی تھی, ایم ڈی آئی ایم ایف نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے, پرائم منسٹر بھی کافی ہوپ فل ہیں, لیکن آپ آرمی چیف کے دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں امدادی پیکج جو لینے گئے ہیں وہ ملے گا؟ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ دوست نہ رہا, نیوٹرل نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا کام نہیں ہے یہ. آرمی چیف کیوں معیشت کی بحالی پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے بھائی. آپ کا جو کام ہے نا ملک کے تمام تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, پھر آپ پورا مارشل لاء لگائیں اور آ کے ملک چلا لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کھل کے سامنے آ جائیں نا کہ جب سیاستدانوں میں کیپیسٹی نہیں, جو بھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں وہ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, پھر کسی کو تو کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی کام کر رہا ہے اور وہ نیوٹرل نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو اپنا کام ہے آپ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں. دیکھیں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ کس حد تک خراب ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے. سیاستدانوں کی طرف آئیں, معاشی اب جو جن کی ذمہ داری ہے, مجھے وہیں پہ آنا ہے. میں ایک سوال کر رہی ہوں چھوٹا سا تاکہ آپ جواب دے سکیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بڑی امیدیں تھی لوگوں کو, لیکن وہ بھی تو ناکام ہو گئے نا. وہ آئے تھے تو کہہ رہے تھے دیکھیں میرے آنے سے ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, کم ہو گیا, یہ ہو گیا, روپے کی قدر بڑھ گئی, لیکن سچویشن وہیں کی وہیں ہے. تو یہ ان کی بھی تو ناکامی ہے نا بہت بڑی. بالکل ان کی بھی ناکامی ہے, اور نیوٹرل بھی نہیں رہے. میں واپس ادھر ہی آ رہا ہوں, لیکن میں اپنی مرضی سے آؤں گا. آپ کو ایف میں کہا گیا اس لیے آپ مجھے کھینچ کے ادھر سے ادھر لے آئیں تو ادھر نہ بات کرو. میں ادھر نہیں جا رہا, میں ادھر کچھ بھی نہیں کر رہا, میں گستاخی نہیں کر رہا, میں ٹاپک پہ نہیں جا رہا. لیٹ می جسٹ فنش. آپ نے کہا آرمی چیف دورے پہ گئے, معیشت کی بحالی کے لیے گئے. یہ سوال ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے, تو ہم اس پہ بات تو کریں گے نا. میں ایٹ لیسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ رائزنگ ٹیررزم وہ آپ کا کام ہے, آپ اس کے اوپر توجہ دیں. معیشت آپ کا کام نہیں ہے, آپ اس کے اوپر نہ آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ پالیٹیشینس کو بلیم لینے دیں. میرا آنا وہیں پہ ہے میں نے کہ ایونچولی پھر بلیم پالیٹیشینس پہ نہیں آتا. 23 نومبر کی اگر میں بات کروں, جب جنرل باجوہ واپسی پہ جا رہے تھے, سیاستدان کہاں بلیم نہیں آتا, ساری دنیا ان کو بلیم دے رہی ہے. کہ ساری دنیا بلیم دے رہی ہے, حکومت وہ کری جا
के फिर बायर लाइन को लाके सामने कटहरे में खड़ा करें, फिर हम पूछ लेते हैं फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। आपके पास तो कोई प्लान है ही नहीं, आप यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको लॉजिकल अगर मैं आपको बात करूँ, आप चाइना की इमदाद के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, आप IMF की इमदाद के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, आप सऊदीया की इमदाद के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आपका अपना प्लान क्या था? आपकी इकोनॉमिक रोड मैप क्या? आपने एक्सपोर्ट्स कहाँ बढ़ा लिया? आप रेमिटेंसेस की कहाँ बात कर रहे हैं? आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहाँ बात कर रहे हैं? आप ग्रोथ की कहाँ बात कर रहे हैं? आप सस्टेनेबिलिटी की कहाँ बात कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान। आप सेल्फिश यहाँ बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब को निकाल दो और हमें हुकूमत दोबारा से दे दो, हम दोबारा से आएंगे, दोबारा से खाएंगे, लूटेंगे, खाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? लुट्टी जा, खाई जा, फिर उसी के ऊपर लगी जा जाके। न्यूट्रल नहीं रहेंगे, ये लोग खाते रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई? मेरा भी मुल्क है जितना आपका मुल्क है। इवेंचुअली फिर इकोनॉमिक प्लान दे हमें। अगले इलेक्शन में अगर आपको मैंडेट चाहिए तो फॉरगेट अबाउट इट कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन अवाम आपको इस दफा नहीं जीतने देगी। सोशल मीडिया का जमाना है, अवाम बाहर आएगी तो फिर आप बात कीजिएगा कि बाद में आपको फिर बुरा लगेगा कि यार ये क्या हो गया है, इन्होंने तो हमारी गिरबान पकड़ लिया। तो ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना PML है, ना अगर ये सारा इत्तेहाद बड़ी 6% की ग्रोथ रेट तो थी ना, एटलीस्ट दिवालिया तो नहीं किया था। 17 अरब पे छोड़ा था जाके, अब तो आपके 5 अरब भी नहीं रह गया, वो भी आपका अपना नहीं है। अब भी आपके पास अपना नहीं है, आपके पास अब भी अपना कुछ नहीं है। अफजाल तालिब साहब, ये अब आपको जैसे पंजाब में भी बड़ी सिचुएशन है, परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया है कि जो मईशत की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो काफ़ी गंभीर है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आप ये जो हो रही हैं कोशिशें कि इमदाद ली जाए दूसरे मुल्कों से, आर्मी चीफ भी इसी कोशिश में है, आपको लगता है कि ये इमदाद मिलेगी और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी? देखिए दुआ, बात यह है कि 70 साल से हम अमदादों के सिलसिले में चल रहे हैं और अभी तक जो सूरत हाल है, अभी अगर दादो शुमार की बात करें तो 5.8 जो है अरब डॉलर जो है हमारे पास ज़र मुबादला ज़खायर है। अच्छा, उसमें वही सारा हमने कर्जा देना है, सऊदी अरब का, चाइना को सारा जो खलीजी रियासतों का कर्जा हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। हम अगर भारत की बात करें तो 563 अरब डॉलर उनके पास ज़र मुबादला पड़ा हुआ है। अगर हम ईरान जैसा अदारा जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ 86 है उनके पास, इराक़ के पास जो है 90 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। हम अपने मुल्क की जहाँ तक बात करते हैं कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो जहाँ ये सूरत हाल, जब भी हमें, जैसे हमारे भाई सलमान अहमद ने कहा, जनरल बाजवा साहब गए और उन्होंने फिर कोशिश की, अब हमारे आर्मी चीफ साहब गए वहाँ पे, चलो वो अब आप भी समझते हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि अगर जनरल बाजवा साहब के बाद मौजूदा आर्मी चीफ साहब गए हैं तो चलें, वो सऊदी अरब भी देगा आपको, खलीजी रियासतें भी चाहिए, वो भी चाहती हैं, उनके भी मफाद आते हैं। जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि ना सिर्फ अमेरिका चाहता है, ना सिर्फ चाइना चाहता है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि अमली तौर पर तो हम जा चुके हैं, लेकिन चलो बाजार कोशिश करेंगे कि हम दिवालिया न होने से बच जाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान की तकदीर में यही लिखा है कि हम जब भी मुश्किल वक्त में लोगों से कर्जा मांगेंगे? हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं कि हमारी जितनी सैलरी है, हम अपनी जितनी सैलरी है उस सैलरी के मुताबिक बजट बनाते हैं। आप मुझे बताएं कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट तो नया जहाज खरीदने के लिए कोशिश करिए कि हमने एक नया चार्टर खरीदना है, तो कहाँ पे ये जो है वो सादगी नजर आती है? ना फेडरल गवर्नमेंट में इतनी लंबी फौज है, मशीरों वजीरों और उनकी इस तरह पंजाब में यही सूरत हाल है। तो मेरा ये ख्याल है अगर वाकई संजीदा है, एक तरफ तो देखना एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि चले जी तमाम सही जमातें आके मिल बैठ के एक लाहेवल मरतब करें, और ताकि मुल्क में जो है अदम इस्तेहकाम की जो सियासी फ़ज़ा है वो ख़त्म हो और मुल्क में मईशत बेहतर हो। लेकिन जब आप कहेंगे माइनस इमरान खान है तो फिर सियासी अदम का इस्तेहकाम कैसे ख़त्म होगा? तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये माइनस का नवाज शरीफ, माइनस जुल्फ़िकार भुट्टो, माइनस इमरान खान, ये पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ख़त्म करके मुल्क के मफाद के लिए सब जो है एक एक स्टेप पीछे जाएं और मुल्क के मफाद के लिए सब इकट्ठे हों, तब जाके मैं समझता हूँ मुल्क में बेहतरी आएगी, आम आदमी को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, खुदारा बस करें इस मुल्क के साथ इतना ज़्यादती, चाहे सियासतदान हो चाहे कोई बंदा भी, चाहे ऑफिसर्स हैं, बस करें, बहुत हो गया। हमारी नस्लें, हम भी छोटे छोटे होते थे जब देखते थे कि मुल्क में ये सियासी सूरत ख़राब है और मुल्क की मैशत ख़राब है। अब तक 70 साल गुजर गए हैं। अब मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के बाद जिनका सरमाया, कुछ सरमाया वो पाकिस्तान में ले आए, खुदा के लिए पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें तब जाके ये मुल्क ठीक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क ठीक होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को अब मिलकर बैठना होगा और वाकई संजीदा होकर सोचना होगा कि सिर्फ जो आसाइशें हैं, जो आसान ज़िंदगी है, वो इस तबके के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए, जिनके वोट से आप जाकर हुक्मरानी करते हो, आप ऐश करते हो, आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान होती है। आपकी नस्लों में ये जो निज़ाम चलता आ रहा है उसको बदलने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कौन बदलेगा, कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आने वाले कई सालों तक हल होता हुआ नज़र नहीं आता। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा इमरान खान पर कातलाना हमले से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीराबाद हमले की जुडिशल इंक्वायरी कितनी ज़रूरी है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के मामले पर पीटीआई और वफाक के दरमियान इल्ज़ामात के सिलसिले जारी हैं। इमरान खान के बाद आज पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर दिया है कि वफाकी इदारे तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी कराई जाए। वाज़ेह रहे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हमले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख चुके हैं। सलमान हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि ये जो कातलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पर, अब इस पर भी सियासत हो रही है। अफसोसनाक बात है, हम ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इस तरह के हमलों को भी हम कहते हैं कि ड्रामा हो रहा है। बहरहाल अब आप ये जो जुडिशल इंक्वायरी का कहा जा रहा है, आपके ख्याल में कितनी ज़रूरी है ताकि पता चल सके हक़ाइक़ हैं क्या? देखिए, पहली असूली बात तो यह है कि जुडिशल इंक्वायरी की मदद के साथ ही पता चलेगा कि कौन सच कह रहा है। एक बात, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इसके अंदर पॉलिटिक्स कर दी है। यानी कल जो इमरान खान साहब नैरेटिव पेश कर रहे थे अपने खिताब के अंदर, रात को राना सनाउल्लाह कह रहे थे उन्होंने तो गोली लगी कोई नहीं है इनको, ये तो झूठा बयानिया है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो लगी नहीं है सर। अच्छा, अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर रहते हुए बहुत से सवालात इमरान खान उठा रहे हैं, बहुत से सवालात ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है जो कल इमरान खान ने कहा है उसके अंदर से उठे हैं। बहुत से सवालात वफाकी हुकूमत उठा रही है, बहुत से सवालात और लोग उठा रहे हैं। अब सवाल ये कि सवालात तो आप उठाते रहेंगे। पाकिस्तान में अब लियाकत अली खान से शुरू हो जाएं, जितने भी अहम बड़े वाक़यात हुए हैं, जितने बड़े इवेंट हादसात हुए हैं, हमने उनके साथ क्या कर लिया है? आपने जुडिशल इंक्वायरियाँ भी बना ली, आपने कमीशन भी बना दिए, आपने फला इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, नतीजा 0/0। आज तक तो हमें कुछ पता नहीं चला। इमरान खान का मामला वो भी है कि इमरान खान अगर आवाज़ ना उठाएं तो ये तो मामला दब चुका था और दबा हुआ है। अभी भी इमरान खान बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं उसके ऊपर मुखालिफ जो नैरेटिव आता है वो इतना खौफनाक होता है, को लगता है कि जनाब ये सारा का सारा प्लांटेड ड्रामा था जो इमरान खान ने खुद अपने खिलाफ खेला था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हुई, जो शवाहिद इस तरह से जाया हो गए। देखिए ना, बात ये है कि कुछ, मैं तो वही कह रहा हूँ, सवालात वहां पर भी हैं, मैं तो पहले कह रहा हूँ, लेकिन अब इन सवालात को एड्रेस करने का जो प्रॉपर फोरम है, क्या आप जुडिशल इंक्वायरी बनाकर वाकई, पहली बात तो यह कि क्या वाकई आप चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी एक शफाफियत के साथ हो? अगर वो चाहते हैं तो कुछ नतीजा निकलेगा ना, लेकिन अगर आपने पोछा पाछी करनी है, पर्दा उस पर डालना है, तो फिर आप जितनी मर्जी जुडिशल इंक्वायरियां कर लें, जितने मर्जी कमीशन बना लें, नतीजा 0/0 होगा। इम्तियाज गुल साहब, आपके लिए, आपके ख्याल में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इस वाकये की? देखिए, जुडिशल इंक्वायरी मौजूदा हालात में हो भी जाएगी, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए कि जिस केस के लिए एक FIR दर्ज नहीं हो सकती, तो जुडिशल इंक्वायरी से तो आप ये फिर फर्ज कर रहे हैं कि अदालतें भी मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ अपना फैसला करेंगी और तफ्तीश करेंगी। इस मुल्क में मौजूदा हालात में बड़ा मुश्किल हो गया और ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क में जो भी मामला हो रहा है, जो भी आला सतही VIP लेवल का मामला होता है, वो फिर अदालत में पहुंच जाता है। भाई अगर यही मामला है, यानी जिस मुल्क में आर्मी चीफ आपके लिए इमदाद लेके आता है, जिस मुल्क में पार्लियामेंट होने के बावजूद मामलात आपकी अदालतें तय करती हैं, तो उस मुल्क की अब अफादियत, उस निज़ाम की अफादियत क्या रहेगी? मैं तो ये सोचते रहता हूँ, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ शख्सियात में फंसे हुए हैं। एक इमरान खान के पीछे सब लगे हुए हैं और इनसे होना कुछ नहीं, और इंतहाई इन्होंने अफसोसनाक सूरत हाल में पाकिस्तान को धकेल दिया है। जी इस्माइल कासिम साहब, देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाना अच्छी बात है, मेक सेंस करता है, लेकिन आगे सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। इसके अंदर जो बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, पहले ये लोग कहते रहे कि गोली नहीं लगी, फिर इन्होंने कहा PTM के जमातों ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सारा एक ड्रामा रचाया गया, फिर अचानक से उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िम नवीद है बड़ा वीक इंसान है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो आगे पीछे कोई नहीं था, फिर उसने इतना महंगा वकील भी कर लिया, उस महंगे वकील की वज़ीर आज़म साहब के साथ तस्वीरें भी आ गई हैं, उस महंगे वकील की जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी सारे आपके नेशनल टेलीविजन पर चल गई, तो सवालात तो उठेंगे ना फिर। सही है जी, टाइम कम है इसलिए मैं चाह रही थी क्विकली अफजाल तालिब साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये कि जुडिशल कमीशन के अगर बन भी जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके भाई का मर्डर हो गया, आज तक क्या बना? उसके बाद जनरल ज़िया का जो तेरा हादसा शिकार हुआ, क्या बना? उसके बाद बेनज़ीर का अपनी शहादत जो है उसका क्या बना? माडल टाउन का इतना बड़ा साने हुआ, उसका क्या बना? तो मैं समझता हूँ वो बात बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, आपका पॉइंट तालिब साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।